यूपी बोर्ड कक्षा 10 का हिंदी काव्यखंड का चैप्टर नंबर 8 है पुष्प की अभिलाषा, जो कि माखन लाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई है। इस पार्ट में हम लोग पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे। तो उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पद्यांश है और मेरा फेवरेट है, ध्यान से सुनिएगा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे प्रभु हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़े भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जामे वीर अनेक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इसका अर्थ है, सबसे पहले कुछ यहाँ पे कठिन शब्द के अर्थ देखेंगे। पहला यहाँ पे चाह का, जिससे आपको पता है इच्छा होती है। सुर वाला मतलब होता है देव वाला। विद्ध का मतलब होता है गुथ करके, और सौ का अर्थ होता है मृत शरीर। इठलाऊं का मतलब होता है इतराऊं, अभिमान करूं। संदर्भ इस प्रकार से होगा। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित है और माखन लाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता से अवतरित है। यह कविता चतुर्वेदी जी के युगचरण नामक काव्य संग्रह से संग्रहित है। प्रसंग में लिखेंगे, इन पंक्तियों में कवि ने पुष्प के माध्यम से देश पर बलिदान होने की प्रेरणा दी है। कवि व्याख्या इस प्रकार से, कवि अपनी देश प्रेम की भावना को पुष्प की अभिलाषा के रूप में व्यक्त करते हुए कहता है कि मेरी इच्छा किसी देव बाला के आभूषणों में गूंथे जाने की नहीं है। मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं प्रेमियों को प्रसन्न करने के लिए एक प्रेमी द्वारा बनाई गई माला में पिरोया जाऊं और प्रेमिका के मन को आकर्षित करूं। हे प्रभु, ना मेरी यह इच्छा है कि मैं बड़े बड़े राजाओं के सौ पर चढ़कर सम्मान प्राप्त करूं। मेरी यह कामना भी नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग पर अभिमान करूं। भाव यह है कि इस प्रकार के किसी भी सम्मान को पुष्प अपने लिए निरर्थक समझता है। पुष्प उपवन के माली से प्रार्थना करता है कि हे माली, तुम मुझे तोड़कर के उस मार्ग पर डाल देना जिस मार्ग से होकर के अनेक राष्ट्रभक्त वीर मातृभूमि पर अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए जा रहे हों। फूल उन वीरों की चरण रज का स्पर्श पाकर भी अपने को धन्य मानेगा, क्योंकि उनके चरणों पर चढ़ना ही देश के बलिदानी वीरों के लिए उसकी सच्ची श्रद्धांजलि है। काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो कवि ने फूल के माध्यम से अपने देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। कवि ने किसी राजनेता की भांति सम्मान प्राप्ति की अपेक्षा देश की रक्षा के लिए निस्वार्थ प्राण उत्सर्ग करने में गौरव मानता है। भाषा सरल और खड़ी बोली है। शैली प्रतीकात्मक है, आत्मपरक तथा भावात्मक है। रस वीर है, गुण ओज है, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है। अलंकार पद्य में सर्वत्र अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रयोग हुआ है। छंद है तुकांत मुक्त। सेकंड इनका जवानी से है। पहला इसमें पद्यांश है, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई हो आज पानी। चल रही घड़ियाँ चले नभ के सितारे, चल रही नदियाँ चले हिमखंड प्यारे, चल रही है सांस तू ठहर जा, दो सदी पीछे की तेरी लहर जाए। पहन ले नरमुंड माला उठ स्वमुंड सुमेरु कर ले, भूमि सा तू पहन बाना आज, धनी प्राण तेरे साथ हैं उठ री जवानी। तो कुछ शब्द के अर्थ देखेंगे। जैसे विधवा का अर्थ होता है निस्तेज के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पे शब्द निस्तेज के लिए प्रयुक्त शब्द है विधवा। और पानी की बात की जाए तो पानी तेज के लिए है। स्वाभिमानी के लिए उपयुक्त चल रही घड़ियाँ लहर जाएं, सब में गति है सब में तेरी प्रगति रुक जाए, यह कैसे संभव है 2 शताब्दियों के बाद तेरी उमंग जागे, यह ठीक नहीं है। स्वमुंड सुमेरु करले का अर्थ होता है अपने सिर को मुंड माला का सबसे बड़ा दाना बना ले, जीने की ममता त्याग दे। भूमि सा आज धरती का अर्थ है
जैसे लहलहाते हुए दानों की हरियाली में धरती का जीवन झलकता, उसी प्रकार से अपनी निस्तेज उदास जवानी को जीवन दो। संदर्भ लिखेंगे यहाँ से। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड में संकलित श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित जवानी कविता से उद्धृत है। यह कविता श्री चतुर्वेदी जी के संग्रह हिमकिरीटिन से ली गई है। विशेष ध्यान में रखेंगे, आने वाले जितने भी पद्यांश आगे होंगे सबके संदर्भ यही रहेंगे। प्रसंग में लिखेंगे, इस पद में देश की युवा शक्ति में उत्साह का संचार करते हुए उसे देशोत्थान के कार्यों में प्रवृत्ति होने का आह्वान किया गया है। कवि युवाओं से संबोधित करते हुए कहता है। व्याख्या में लिखेंगे, अरी युवकों की पागल जवानी, तू अपने भीतर उत्साह एवं शक्ति रूपी प्राणों को समेटे है। यह कौन कहता है कि तूने अपना पानी यानी तेज रूपी पति खो दिया है और तू विधवा होकर के निस्तेज हो गई है। आज जिधर भी दृष्टिपात करता हूँ उधर गति ही गति देखता हूँ। घड़ियाँ अर्थात समय निरंतर चल रहा है। आसमान के सितारे भी गतिमान हैं। नदियाँ निरंतर प्रवहमान है और पहाड़ों पर बर्फ़ के टुकड़े सरक कर अपनी गति का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्राणी मात्र की सांसें भी निरंतर चल रही हैं। इस सर्वत्र गतिशील वातावरण में ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि तू ठहर जाए। इस गतिमान समय में यदि तू ठहर गई और तुझ में गति का ज्वार भाटा न आया तो तू 2 शताब्दी पिछड़ जाएगी। समय बीत जाने पर तुझ में तरंगे उठेंगी तो उन तरंगों में 2 शताब्दी पीछे वाली गति होगी, अर्थात जवानी के आलसा जाने पर देश की प्रगति 2 शताब्दी पिछड़ जाएगी। हे युवकों की जवानी, तू उठ और दुर्गा की भांति मनुष्य के मुंडों की माला पहन ले। नर मुंडों की इस माला में तू अपने सिर को सुमेरु बना, अर्थात बलिदान के क्षेत्र में सर्वोपरि बन। यदि आज समर्पण का आवश्यकता पड़े तो तू अपने पीछे मत हट। जिस प्रकार लहराते हुए धानों की हरियाली में धरती का जीवन झलकता है, ऐसी ही जवानी तू भी उत्साह से भरकर धानी चूनर ओढ़ ले। प्राण तत्व तेरे साथ हैं। हे युवकों की जवानी, तू आलस्य को त्याग कर अब उठ खड़ी और सर्वत्र क्रांति ला दे। काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो इन पंक्तियों में कवि ने देश के युवा वर्ग का आह्वान किया है कि वह देश पर अपने को उत्सर्ग कर इसे स्वतंत्र कराएं। भाषा सहज और सरल खड़ी बोली है। शैली उद्बोधन है, रस वीर है, गुण ओज है, शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा एवं व्यंजना है, अलंकार अनुप्रास उपमा एवं रूपक है, छंद तुकांत मुक्त है। दूसरा पद यहाँ पे है, द्वार बलिका खोल चल, भूडोल कर दे। हे एक हेमगिरी एक सिर का मोल कर दे। मसल कर अपने इरादों से उठा कर 2 हथेली है पृथ्वी गोल कर दे। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। भूडोल का अर्थ होता है पृथ्वी का कांपना। इरादों का अर्थ संकल्प इच्छाओं विचारों कह सकते हैं। क्षुद्र का अर्थ होता है तुच्छ। प्रसंग की बात करते हैं तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से चतुर्वेदी जी देश के युवा वर्ग को उत्साहित कर रहे हैं वह देश की वर्तमान परिस्थिति को बदल दें। व्याख्या इस प्रकार से चतुर्वेदी जी युवकों का आह्वान करते हुए कहते हैं, हे युवकों, तुम अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने की परंपरा का द्वार खोल करके इस धरती को कम पायमान कर दो और हिमालय के एक कण के लिए एक सिर समर्पित कर दो। हे नौजवानों, तुम्हारे संकल्प बहुत ऊंचे हैं जिन्हें पूर्ण करने के लिए तुम्हारे पास 2 हथेलियां हैं। अपनी उन हथेलियों को अपने ऊंचे संकल्पों के समान उठा करके तुम पृथ्वी को गोल कर सकते हो, अर्थात बड़ी से बड़ी बाधा को हटा सकते हो। हे वीरों, तुम अपनी युवावस्था की परख अपने शीश देकर कर सकते हो। इस बलिदानी परीक्षण से तुम्हें यह भी ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारी धमनियों में शक्तिशाली रक्त दौड़ रहा है अथवा उसमें केवल शक्तिहीन पानी ही भरा हुआ है। काव्य सौंदर्य की बात किया जाए, कवि के अनुसार युवक अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ बदल सकते हैं। कवि द्वारा नवयुवकों में उत्साह का संचार किया गया है। भाषा विषय के अनुकूल शुद्ध परिमार्जित है, खड़ी बोली है।
शैली उद्बोधन है, रस वीर रस है, गुण यहाँ पे ओज है, शब्द शक्ति व्यंजना है, अलंकार अपने इरादों से उठकर में उपमा तथा संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार है। छद तुकांत एवं मुक्त है। यह कली के तीसरा पद्यांश यहाँ पे स्टार्ट होता है। वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, देखे तो मीठा इरादा किस तरह से तान आया, डालियों ने भूमि रुख लटका दिया फल देख आली, मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली, फल दिए या सिर दिए तरु की कहानी, गत कर युग में बताती चल जवानी। कली के गर्भ में अर्थ होता है कली के अंदर से। अरमान का अर्थ है अभिलाषा, आली का मतलब होता है सखी, यहाँ पे अली रहेगा। प्रसंग की बात करता है, किसी ने अपनी ओजस्वी वाणी से वृक्ष और उसके फलों के माध्यम से युवकों में देश के लिए बलिदान होने की प्रेरणा प्रदान की है। व्याख्या इस प्रकार से, हे युवकों, फल के भार से लदे हुए वृक्ष की ओर देखो, वे पृथ्वी की ओर अपना मस्तक झुकाए हुए हैं। कली के भीतर से झांकते फल कली के संकल्प अरमानों को बता रहे हैं। तुम्हारे हृदय से भी इसी प्रकार बलिदान हो जाने का संकल्प प्रकट होना चाहिए। यह तो बहुत ही प्यारा संकल्प है। इसीलिए तो पुष्पकली गर्भ से सिर उठाए हुए हैं। जब फल पके तब डालियों ने पृथ्वी की ओर सिर झुका दिया, और ये जब फल दूसरे के लिए अपना बलिदान करेंगे, और अब ये फल दूसरों के लिए अपना बलिदान करेंगे। हे मित्र नौजवानों, वृक्षों की ये शाखाएं तुम्हें संकेत दे रही हैं कि औरों के लिए मर मिटने को तैयार हो जाओ। वृक्षों के ने फल के रूप में अपने सिर बलिदान हेतु दिए हैं। तुम भी अपना सिर देकर वृक्षों की इस बलिदान परंपरा को अपने जीवन में उतारो, आचरण में डालो, और युग की आवश्यकता अनुसार स्वयं की उसकी प्रगति रूपी माला में गूंथते हुए आगे बढ़ते रहो। काव्य सौंदर्य प्रस्तुत अंश द्वारा कवि युवाओं को यह संदेश देते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, उसी प्रकार से उन्हें भी अपनी जवानी परहित में ही लगानी चाहिए। सरल भाषा, सरल और खड़ी बोली है। शैली उद्बोधन है, रस वीर है, गुण ओज है, शब्द शक्ति व्यंजना है, अलंकार अनुप्रास एवं उपमा एवं रूपक अलंकार है, छंद मुक्त एवं तुकांत है। चौथा यहाँ पे पद्यांश से शुरू होता है। स्वान के सिर हो चरण को चाटता है, भौंक ले क्या सिंह को वह डांटता है, रोटियां खाई की साहस को चुका, प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है, तुम ना खेलो ग्राम ही सिंहों की भवानी, विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, ग्राम सिंह का है कुत्ता। स्वान का भी अर्थ होता है कुत्ता, और ग्राम सिंह का भी अर्थ होता है मतलब गांव का जो शेर होता है उस भी कुत्ता होता है। भवानी को कहते हैं दुर्गा रूपी या जवानी। प्रसंग इस प्रकार से है। पंक्ति में कवि ने स्वाभिमान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए युवकों में उसे किसी भी कीमत पर ना खोने का आह्वान किया है। व्याख्या में लिखेंगे, कवि कहता है कि कहने को सिर तो कुत्ते के भी होता है, पर उसमें स्वाभिमान तो नहीं होता। वह भी अपनी क्षुधा पूर्ति के लिए दूसरों की चटुकारिता करता फिरता है और अपने पैरों को चाटता रहता है। इसलिए स्वाभिमान के अभाव में उसकी बाड़ी में कोई शक्ति नहीं रहती है। कुत्ता चाहे कितना ही जोर से भौंक ले, किंतु उसमें इतना साहस नहीं होता है कि उसके भौंकने से सिंह डर जाए, क्योंकि दूसरे की रोटियां खाते ही उसका स्वाभिमान नष्ट हो जाता है, इसमें साहस नहीं रह जाता। इस प्रकार जीवित होने पर भी वह मरे हुए के समान हो जाता है। अतः देश की शक्ति स्वरूप नवयुवकों, तुम्हें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है, पराधीन नहीं रहना है। कुत्तों की भांति रोटी के टुकड़ों के लिए अपने स्वाभिमान को नहीं खोना है। तुम्हें अपनी प्रचंड दुर्गा जैसी असीम शक्ति को आपसी झगड़ों में नष्ट नहीं करना, अपितु उसे देश के दुश्मनों के संहार में लगाना है। तुम्हारी ऐसी मस्तानी जवानी का सारी दुनिया लोहा मानती है। काव्य सौंदर्य की बात करते हैं। यहाँ कवि ने युवकों को अकायरता और चटुकारता से बच करके स्वाभिमान से जीने और देश के हित में कार्य करने की प्रेरणा दी है। श्वान यानी कुत्ता यहाँ उन लोगों का प्रतीक है जो अंग्रेज़ों की रोटियाँ खा करके उनके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं।
भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है। शैली उद्बोधन है। रस वीर रस है। गुण ओज है। अलंकार अनुप्रास एवं रूपक और उपमा अलंकार है। छंद मुक्त एवं तुकांत है। भाव सम की बात करते हैं। स्वाभिमान को जीवन का प्रतीक बताते हुए गुप्त जी ने कहा है, जिसमें ना निज गौरव तथा निज जाति का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा और मृतक समान है। पांचवा यहाँ पे आपका पद्यांश है जवानी से। ये नाम मग है तव चरण की रेखियाँ हैं, बलि दिशा की अमर देखियाँ हैं। विश्व पर पद से लिए कृत्य लेख है, ये धरा तीर्थों की दिशा की मेघ है। ये प्राण देखा खींच दे उठ बोल रानी, रीर मरण के मूल की चढ़ती जवानी। मग का अर्थ होता है मार्ग, तब का अर्थ है तुम्हारे, रेखियाँ का अर्थ होता है रेखाएं, बलि दिशा का मतलब होता है बलिदान की दिशा, कृति लेख का अर्थ है कर्मों के लेख। प्रसंग इस प्रकार से। इन पंक्तियों में कवि नवयुवकों को अपने महान और बलिदानी पूर्वजों के बनाए और दिखाए गए मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। कवि कहता है, व्याख्या में लिखेंगे, मेरे देश के नवयुवकों, जिस मार्ग पर तुम चलते हो वह कोई साधारण मार्ग नहीं है, अपितु तुम्हारे पूर्वजों द्वारा चरणों की रेखाओं से निर्मित आदर्श मार्ग है। जिन आदर्शों के आधार पर हमें अपने जीवन का निर्माण करते हैं, सभी आदर्श तुम्हारे सदृश युवा पुरुषों के द्वारा निर्मित है। यह मार्ग बलिदान का आदर्श का मार्ग है, जिसको देखकर युगों युगों तक लोग स्वयं ही बलिदान के लिए प्रेरित होते रहेंगे। कवि कहता है कि इन बलिदान पथों का निर्माण उत्साही नवयुवकों ने किया है। कर्मशील युवकों ने अपने सत्कार्य रूपी पदों से इन विश्व मार्गों का निर्माण किया, अतः ये कर्मशील युवकों के कर्म के लेख हैं, जो बलिदान के मार्ग पर चलने वाले युवकों का प्रदर्शन करते हैं। ये बलिदान के मार्ग संसार के तीर्थों की दिशा बताने वाले कील यानी कि दिशा सूचक हैं। युवक जिन स्थानों पर अपना बलिदान करते हैं, वे स्थान पृथ्वी पर बलिदान के तीर्थ यानी पवित्र स्थान माने समझे जाते हैं। कवि अंत में कहता है कि उत्साहपूर्ण जवानी रूपी रानी, आज तुम अपने प्राणों का बलिदान देकर के विश्व के युवकों के लिए बलिदान की नई रेखा खींच दे, अर्थात एक नया प्रतिमान बना दे। हे युवकों, तुम उठो और संसार को बता दो कि जवानी की महत्ता देश के लिए मर मिटने की है। काव्य सौंदर्य युवा शक्ति के बलिदान से ही नए आदर्शों का निर्माण हुआ करता है। युवाओं की जवानी का महत्व त्याग बलिदान से ही जाना जाता है। यहाँ राष्ट्र कल्याण के लिए बलिदान का पथ प्रशस्त करने की बात कह करके कवि ने अपनी देश शक्ति का पावन भाव साम्य व्यक्त किया है। भाषा सरल कड़ी बोली है। शैली प्रतीकात्मक और उद्बोधनात्मक है। रस वीर है। गुण ओज है। अलंकार पद्य में सर्वत्र रूपक और अनुप्रास अलंकार है। छंद तुकांत मुक्त है। भाव सम्य। महाकवि निराला भी मातृभूमि पर अपने सर्वोच्च को अर्पित करते हुए कहते हैं कि नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम संचित सब फल। छठा यहाँ पे आपका पद्यांश है जवानी से। टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, गोद में मड़ियाँ समेट खगोल आया। क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए, क्या मिला जो प्रलय के सपने में आए। धरा यह तरबूज है दो फाँक कर दे, चढ़ा दे स्वतंत्रताए प्रभु पर अमर जब पानी। विश्व माने तू जवानी है जवानी। भूगोल की अर्थ होता है भूमंडल। मणियाँ का अर्थ होता है ग्रह नक्षत्र। खगोल का अर्थ है आकाशमंडल। हिम के प्राण पाए मतलब होता है ठंडी डैश होकर के, ठंडी होकर के। स्वतंत्राय मतलब क्या होता है, स्वतंत्र है। प्रभु का अर्थ है स्वतंत्र रूपी ईश्वर। प्रसंग में लिखेंगे, कवि ने युवकों को देश के गौरव की रक्षा के लिए, देश में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित किया है। व्याख्या में लिखेंगे, चतुर्वेद जी कहते हैं कि हे युवकों, समय का भूगोल हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तुमने अब जब क्रांति की है तब तक यह टूटा है और जुड़ा है, अर्थात नए नए राष्ट्र बने हैं। तुम्हारी क्रांति का सत्कार करने के लिए यह ब्रह्मांड अनेक रंग बिरंगे तारा रूपी मणियों को अपनी गोद में लेकर के प्रकट हुआ है। अतः तुम्हारा स्वभाव इतना ओजस्वी होना चाहिए जिससे कि विश्व का मानचित्र और इतिहास बदला जा सके। हे युवकों,
तुम्हें चाहिए कि तुम अपने जीवन की जगमगाहट से देश के गौरव को प्रकाशित करो, किंतु जिनके हृदय बर्फ़ की तरह ठंडे पड़ गए हैं उसी प्रकार क्रांति नहीं कर सकते जिस प्रकार की ठंडा बारूद नहीं जल सकता। हे युवकों, तुम यदि प्रलय की भांति पराधीनता और अन्याय के प्रति क्रांति नहीं कर सकते तो तुम्हारे जवानी व्यर्थ है। तुम चाहो तो पुरुष पृथ्वी को भी तरबूज की तरह चीर सकते हो। हे युवकों, हे देश के युवकों की जवानी, तू यदि देश की आज़ादी के लिए अपना रक्त रूपी अमर पानी दे दे तो अमर हो जाएगी और संसार में तेरा उदाहरण देकर तुझे सराहा जाएगा। काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो कवि का मानना है कि विध्वंस की गोद से ही निर्माण के पुष्प खिलते हैं और प्रलय के बाद ही नई सृष्टि का निर्माण होता है। युवा शक्ति द्वारा ही परिवर्तन लाया जा सकता है, अतः युवकों को क्रांति के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। भाषा प्रवाहपूर्ण, सरल और खड़ी बोली है। शैली प्रतीकात्मक और उद्बोधनात्मक है। रस भी रस है, छंद मुक्त और तुकांत है, गुण ओज है, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है। अलंकार अनुप्रास एवं उपमा अलंकार उपमा एवं रूपक अलंकार देखने को मिलेगा। भाव में कविवर श्याम नारायण पांडे ने भी ऐसे ही भाव व्यक्त कर किए हैं। उन्होंने कहा है, उस कालकूट पीने वाले के नयन याद कर लाल 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 डंग ब्रह्मांड हिला दे जिसके तांडव का ताल ताल। सातवां आपका पद्यांश है, लाल चेहरा है, लाल चेहरा नहीं पर लाल किसने की, लाल चेहरा नहीं पर लाल किसके, लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके, प्रेरणा सोई की आटा दाल किसके, सिर ना चढ़ पाया कि छापा माल किसके, वेद की वाणी की हो आकाशवाणी, धूल है जो जम नहीं पाई जवानी। लाल का अर्थ होता है लाल रंग, पुत्र एक कह सकते हैं और एक बहुमूल्य मणि भी होता है लाल। कंकाल का अर्थ होता है हड्डी का ढांचा। छापा का अर्थ होता है छापा। माल का अर्थ होता है तिलक एवं माला। प्रस्तुत पद में कवि ने युवकों को प्रेरणा देते हुए वीर पुरुष के लक्षण समझाए हैं। हे युवकों, यदि तुम्हारे खून में लाली नहीं अथवा तुम्हारा चेहरा ओज से गुड़ से लाल नहीं, अर्थात देश के गौरव की रक्षा के लिए यदि तुमने बलिदान होने का उत्साह नहीं, तो तुम्हें भारत माता का लाल नहीं कहा जा सकता। तुम्हारे रक्त में यदि लालिमा नहीं है, अर्थात में उष्णता रूपी जोश नहीं है, जो तुम्हारे अस्थि पंजर देश के किस काम आएगा। यदि देश पर बलिदान होने की तुम्हारी प्रेरणा सो गई तो तुम्हारे ये शरीर शत्रु के लिए आटा दाल के रूप में भोज्य पदार्थ मात्र बनकर रह जाएंगे। तुम्हारे सिर में की शोभा धार्मिक और क्रिया कांडों में के छापा तिलक लगाने या माला धारण करने से नहीं बढ़ेगी, वरन देश पर बलिदान होने से बढ़ेगी। तात्पर्य यह है कि धार्मिक प्रतीकों का तब तक कोई मूल्य नहीं जब तक मातृभूमि पर सिर चढ़ाने का भाव हृदय में न पैदा हो। कवि पुनः कहता है, जिस कविता से युवकों में उत्साह न जगाया जा सके वह कविता भी निरर्थक है, भले ही वह पवित्र वेदों से उद्गृत हो अथवा स्वयं देवताओं के मुख से निकली आकाशवाणी हो। काव्य सौंदर्य की बात करते हैं। यहाँ पे स्वाभिमान तथा बलिदान का महत्व समझाया गया है। त्याग की भावना को ही प्रेम की शोभा बताया गया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली प्रवाहमयी तथा ओजपूर्ण है। रसवीर है, गुण ओज है और मुक्त छंद की बात की जाता है। अलंकार लाल चेहरा में नहीं फिर लाल किसने में अनुप्रास तथा यमक एवं टूटता जुड़ता में हे जवानी में सर्वत्र उपमा और रूपक की छटा देखने को मिल रही है। भावसम बलिदान को महिमा मंडल करते हुए अन्यत्र भी किसी ने अन्य ने भी कहा है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। आठवां यहाँ पे पद्यांश है जवानी से। विश्व है असिका नहीं संकल्प का, हर प्रलय का कोण काया कल्प का, फूल गिरते सोल सिर ऊंचा लिए, रसों की अभिमान को नीरस किए, खून हो जाए ना तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। अस्य का अर्थ होता है यहाँ पे तलवार। संकल्प का अर्थ है दृढ़ निश्चय। प्रलय का अर्थ होता है क्रांति। कायाकल्प का अर्थ है पूर्ण परिवर्तन या क्रांति। शूल का अर्थ होता है कांटे। रस का अर्थ है सौंदर्य या श्रृंगारिक आनंद। नीरस का अर्थ होता है
रसविहीन या आभाहीन या परास्त कर देना। प्रसंग में लिखेंगे, इस पंक्तियों में युवा शक्ति की क्रांति का अग्रदूत मानते हुए युवक को आत्म बलिदान की प्रेरणा दी गई है। व्याख्या है, कवि नव युवकों को क्रांति के लिए उत्तेजित करते हुए कहता है, क्या यह संसार तलवार है? क्या संसार को तलवार की धार या शस्त्र बल से ही जीता जा सकता है? नहीं, यह बात नहीं है। यह संसार दृढ़ निश्चय वाले व्यक्तियों का है। इसे उन्हीं के द्वारा ही जीता जा सकता है। प्रत्येक प्रलय का उद्देश्य संसार के आनंद पूर्ण परिवर्तन क्रांति ला देना होता है। हे युवाओं, यदि तुम निश्चय करके नव निर्माण के लिए अग्रसर हो जाओ तो तुम समाज व व्यवस्था में प्रलय की तरह पूर्ण परिवर्तन कर सकते हो। अतः तुम्हें दृढ़ संकल्प के द्वारा नई क्रांति के लिए अग्रसर होना चाहिए। जब व्यक्ति के अंदर दृढ़ संकल्पों की कमी होती है तो उसका पतन हो जाता है। वायु के हल्के झोंके से ही फूल नीचे गिर जाते हैं, उनकी सुंदरता नष्ट हो जाती है, लेकिन कांटे, आंधी और तूफान में भी गर्व से अपना सिर उठाए खड़े रहते हैं। हे युवकों, दृढ़ संकल्प से मर मिटने की भावना उत्पन्न होती है और ऐसे व्यक्ति कभी अपने इरादे से विचलित नहीं होते हैं। कांटे फूलों की कोमलताएं और सरसता के अभिमान को भी अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति से चकनाचूर कर देते हैं। कभी जवानी को संबोधित करते हुए कहता है कि हे जवानी, देख तेरी नसों में रक्त में जो उत्साह रूपी उछलता है, वह उस उत्साह को नष्ट हो जाने से तेरा रक्त शीतल होकर के कहीं पानी के रूप में परिवर्तित ना हो जाए, अर्थात तेरा जोश ठंडा ना पड़ जाए। जीवन में जवानी उसी का नाम है जो मृत्यु को उत्साह और उल्लासपूर्ण क्षण समझे। जीवन में बलिदान का दिन ही जवानी का सबसे आनंदमय दिन होता है। काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो दृढ़ संकल्प से ही क्रांति लाई जा सकती है। परिवर्तन शस्त्र प्रयोग से नहीं, दृढ़ संकल्प से ही संभव है। नवयुवक अपने प्राणों का बलिदान करके विश्व का निर्माण कर सकते हैं। भाषा ओजपूर्ण खड़ी बोली है, शैली उद्बोधनात्मक है, रस वीर रस है, छंदमुक्त तुकांत है, गुण ओज है, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है। और अलंकार की बात करते हैं तो यहाँ पे उपमा और अनुप्रास अलंकार है। और इसी के साथ ही आपका सेकंड पार्ट जो था वो कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय